प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हमने वादा किया था कि पेट की सीरीज आपके लिए लेके आऊँगा और उससे संबंधित आज पहला वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, जिसके तहत हम पेट के सिलेबस को देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इस सिलेबस को 50 दिन में कवर किया जाए। तो अपना चैनल पहली बार कोई क्रैश कोर्स लेके आ रहा है और वो भी फ्री में, तो इसका शुल्क नहीं देना है, आपको तैयारी करनी है। डेली 1 घंटे भी अगर आप दे देते हैं इस चैनल को तो यकीन मानिए 40 से 45 क्वेश्चन, जो 50 क्वेश्चन जीएस के आएंगे पेट में, 40 से 45 क्वेश्चन आप इसी वीडियो से कवर करेंगे 50 दिन की क्लास से। तो हम लोग की पहली क्लास है पेट ओरिएंटेड, पेट को लेकर के, और जो पीछे की क्लासेस चलती हैं वो वैसे की वैसे चलती रहेंगी। यानी कि जो फुल लेंथ वीडियो बन रहे हैं हर सब्जेक्ट के, वो वैसे के वैसे बनते रहेंगे। हाँ, ये पेट के एग्ज़ाम के लिए हम लोग अलग बनाएंगे, तो वो आप लोग देखते रहिएगा। जिनको खाली पेट देना है वो इसको भी देखें, और साथ ही साथ अगर जहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए तो जो फुल वीडियो में पढ़ाया जा चुका है उसको भी देख लें। चलिए पेट के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो पहले एग्ज़ाम की प्रक्रिया समझ लेते हैं। तो एग्ज़ाम की प्रक्रिया है कि प्रश्नों की संख्या इसमें होती है 100, और जितने प्रश्न हैं उतने पूर्णांक भी हैं। यानी कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र भी होगा और आपको समय मिलेगा इसको हल करने के लिए 2 घंटा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पत्र हल करने के लिए 2 घंटा है, लेकिन जब एग्ज़ाम होगा ना तो आधा घंटा पहले सेंटर का गेट बंद हो जाता है। इसलिए अगर 10 बजे से एग्ज़ाम है तो 9:30 बजे के पहले सेंटर में प्रवेश कर लेना है। ठीक है। अब ये पेट परीक्षा है क्या? तो जैसे कि इसको हिंदी में कहा जाए तो यह है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, और अंग्रेजी में कहें तो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट या प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। तो लखनऊ में स्थित संस्था जो आयोग है UPSSSC, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, साल में एक बार पेट कराता है, और उस साल आने वाली हर वैकेंसी इसी पेट के आपके जो नंबर होंगे उसी आधार पे आप अगली परीक्षा में बैठ पाते हैं या नहीं वो निर्धारित करेगा। ठीक है। जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं या वैकेंसी ज़्यादा होती है वहाँ पेट का स्कोर कम जाता है, लेकिन जहाँ वैकेंसी कम होती है और छात्र ज़्यादा होते हैं वहाँ पेट का स्कोर काफ़ी अधिक हो जाता है। तो इसको वैसे ही मान के चलिए कि अगर आप चाहते हैं कि UPSSSC की अन्य परीक्षाओं में या जो भी वैकेंसी आए उसमें अगर आप बैठ सकें तो पेट को काफ़ी सीरियसली लेना होगा, और टारगेट 75 से 80 क्वेश्चन का लेके चलना ही होगा। क्योंकि हाल ही में कुछ परीक्षाओं में देखा गया कि मेरिट जो बनी पेट के आधार पर वो बन गई 80 से 85 क्वेश्चन, और कहीं कहीं 88 क्वेश्चन तक की मेरिट बनी है। तो ये ध्यान में रख के चलना होगा कि 75 से 80 नंबर सही होने चाहिए इसके बीच में। कैटेगरी वाइज मत जाइए, कैटेगरी कोई भी हो, 70 से 80 के बीच में ही आपको स्कोर करना है, तब तो वो अच्छा स्कोर समझा जाएगा। यानी कि आने वाली परीक्षाओं में चांस मिलने की संभावना रहेगी। अगर इससे कम है तो अगली तैयारी। मेरा ये मानना है कि पेट की तैयारी 1 साल करनी चाहिए। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो पेट तो तैयार होगा ही होगा, साथ ही साथ कई चीज़ें आने वाली जो परीक्षाएं, जैसे लेखपाल की परीक्षा, वीडियो की परीक्षा, तो जीएस उसमें भी पूछना है, रीजनिंग उसमें भी आनी है। हाँ, वीडियो में मैथ नहीं आती है लेकिन रीजनिंग हार्ड हो जाती है, हिंदी आनी ही आनी है। इसमें अंग्रेजी पूछता है 5 नंबर का पेट में, तो किसी किसी परीक्षा में अंग्रेजी पूछी जाती है, तो कुछ चीज़ें तो वहीं से तैयार हो जाती हैं। और अगर पेट का सिलेबस देखें तो काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है। 50 नंबर का सामान्य अध्ययन का पेपर है आपका, यानी जीएस का, और उस 50 नंबर के लिए आपको यहाँ बोर्ड पर लिखी हुई जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, 8 टॉपिक पढ़ने हैं, और हर टॉपिक अपने में ब्रॉड है, यानी कि काफ़ी बड़ा है। तो इस संदर्भ में पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर समझते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। अगर देखें तो सामान्य अध्ययन का इन्होंने जो सिलेबस बनाया है उसके लिए जो पहली कैटेगरी जो रखी है उसको नाम दिया गया है भारतीय इतिहास। और इसके तहत आपको पढ़ना क्या है? भारतीय इतिहास के तहत सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है, वैदिक संस्कृति पढ़नी है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएं, जैन धर्म पढ़ना है, जैन धर्म में महावीर उनकी जीवनी और शिक्षाएं, मौर्य वंश में विशेषतः सम्राट अशोक
यहाँ ध्यान रख लेना है मौर्य वंश, और जहाँ ये 2 बिंदी लग गई है ना, इसको 2 भागों में बांट लीजिएगा। मौर्य वंश पूरा पढ़ना है। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, किसने की, इसके पहले का वंश कौन सा। जाहिर सी बात है मौर्य वंश की स्थापना की बात आएगी तो ये भी देखना होगा कि किस वंश को हटा करके मौर्य वंश आया। ठीक है, अगला है इसमें गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के बारे में पढ़ना, लेकिन विशेषतः समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला इन्होंने दिया है इसमें हर्षवर्धन। तो ये ध्यान रखिए, इतना टॉपिक जो हम देख रहे हैं ये है प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत के सबसे मुख्य टॉपिक इसमें शामिल कर लिए गए। उसके बाद प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के बीच का जो संक्रमण काल है, जिसको हम जानते हैं राजपूत काल से, उसका नंबर आता है राजपूत काल। फिर सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य। तो सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य अपने आप में ही एक विषय है, तो उतना गहराई में तो यहाँ जाना नहीं है। जैसा कि इन्होंने वहाँ पे लिख दिया है, पेट की जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है कि जो प्रश्नों की कठिनाई का स्तर होगा वो NCERT की कक्षा 12 तक का होगा। लेकिन कक्षा 12 तक का ही समझना, अगर आप कक्षा 12 तक समझ लेते हैं ना, तो यकीन मानिए कि हर परीक्षा आसान लगने लगेगी। अगला इसमें इन्होंने जोड़ा है मराठा साम्राज्य। आगे इसमें इन्होंने जोड़ा है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि 1857। ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये पहला खंड इन्होंने जो दिया है भारतीय इतिहास करके, उसमें इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और यहाँ से पूछे जाएंगे आपसे 5 क्वेश्चन। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा, हर क्वेश्चन पे 1 नंबर, तो यहाँ ये कितने नंबर का क्वेश्चन बना, 5 नंबर का। सेकेंड भाग पर आए, दूसरा भाग इन्होंने जो जोड़ा है सामान्य अध्ययन के लिए वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके तहत इन्होंने 5 चीज़ें दी हैं। पहला है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी कि जब स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ या जब भारतीयों के मन में ये उम्मीद जगी या जब इच्छा जगी कि अब हमें आज़ादी के लिए संघर्ष करना चाहिए, तो अब ये प्रारंभिक वर्ष इसको हम कहाँ से जोड़ें, तो या तो 1885 कांग्रेस की स्थापना से जोड़ें या 1857 से जोड़ें। ठीक है, यही 2 डेट है हमारे सामने जहाँ से हम इसको जोड़ सकते हैं। अगला इसमें इन्होंने दिया है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का एक आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे जोड़ा गया है। उसके पहले एक आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन, लेकिन यहाँ महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। तो महात्मा गांधी की भूमिका के संदर्भ में अगर हम देखें तो 1915 में महात्मा गांधी के आने के बाद चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, ये सारा हमको देखना होगा। ठीक है, अगला इन्होंने इसमें जो उन्होंने जोड़ा है वो है क्रांतिकारी आंदोलन एवं उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, क्रांतिकारियों ने जो देश की आज़ादी में जो भूमिका निभाई, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। अगला है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। अंग्रेज जब आए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 तक के रेगुलेटिंग एक्ट को थोड़ा थोड़ा देखना होगा, लेकिन 1935 वाले को विशेष तौर पर। ठीक, अगला इसमें इन्होंने जोड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा, आज़ाद हिंद फौज के बारे में पढ़ना होगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी पढ़ना होगा। अब यहाँ ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर पढ़ना है तो इसको करंट से भी वो जोड़ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमें कैसा। तो ये 2 पार्ट इन्होंने इतिहास से दिया है, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है भूगोल। तो भूगोल को इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया है। तो पहला भाग जो है वो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। तो भारत और विश्व के भौतिक भूगोल के तहत इन्होंने 6 कैटेगरियाँ बनाई हैं। उसमें एक है नदियाँ तथा नदियों की घाटी। तो ये ध्यान रखना है कि भारत का भी पढ़ना है, विश्व का भी मुख्य देखना है। भूजल संसाधन, भारत का भी विश्व का भी। पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद, भारत का भी पढ़ना है और विश्व का भी। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, ये भारत के भी और विश्व के भी। वन, भारत के भी विश्व के भी। जैसे जो पहला पेट का एग्जाम हुआ था वहाँ पे उन्होंने पूछा था इनमें से कहाँ के वनों को पृथ्वी के फेफड़ों की संज्ञा दी जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो वन से लेकर के आएंगे। और इसमें 6वां जो उन्होंने जोड़ा वो खनिज संसाधन, और यहाँ पे लिख दिया है विशेषकर भारत में। तो ये ध्यान रखना है कि खनिज संसाधन विशेषता भारत के लिए हमको पढ़ना है, लेकिन विश्व के संदर्भ में भी जो मुख्य खनिज हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, यूरेनियम, सोना। ठीक है, भूगोल के तहत जो दूसरा पार्ट इन्होंने जोड़ा वो है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का मतलब कि भारत के राज्य, उनकी राजधानियाँ हो सकता है, राज्यों की सीमाएं हो सकती हैं, भारत की अन्य देशों के साथ सीमाएं हो सकती हैं, और भी जो देश हैं
उन देशों में स्थित उनकी राजधानियाँ हो सकती हैं, कोई प्रमुख नगर हो सकते हैं, तो ये राजनैतिक। अगला जो इसमें जुड़ा हुआ जलवायु तथा मौसम, तो जलवायु तथा मौसम ये इस समय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से 2 साल के तहत भारत का तो मौसम बदला ही बदला है। तो यहाँ से जहाँ तक मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। अगला खंड इसमें इन्होंने जोड़ा है टाइम जोन। टाइम जोन यानी मानक समय। तो जो विश्व के लिए तो मानक समय हो गया ग्रीनविच, लंदन, तो उसी हिसाब से हर देश ने अपने यहाँ एक टाइम जोन बना रखा है। जैसे अपने यहाँ का इलाहाबाद का नैनी वो टाइम जोन है, वो पूरे भारत के लिए वही टाइम जोन मान्य है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको देखना है। इसमें 5वां पॉइंट जो इन्होंने जोड़ा है वो है जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, यानी जनगणना के बारे में देखना है। जनगणना में परिवर्तन कैसे हो रहे हैं, लोगों का माइग्रेशन, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाकर के कैसे बस रहे हैं, यानी कि कैसे माइग्रेट कर रहे हैं, प्रवासन जिसको कहते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना होगा। चौथा खंड जो इन्होंने जोड़ा है सामान्य अध्ययन के लिए वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, और भारतीय अर्थव्यवस्था को इन्होंने 3 खंडों में बांटा है। तो पहला खंड जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का, उसको इन्होंने नाम ही दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1991 तक। तो यानी कि अब जब भी हम अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं ना, तो भारत की अर्थव्यवस्था को 3 खंडों में बांट के, जैसा कि ट्रेंड बना हुआ है ये जो आयोग परीक्षाएं लेते हैं उनका, एक तो 1947 से 91 तक, और दूसरा 91 से 2014 तक, और तीसरा 2014 से अब तक। तो अर्थव्यवस्था को पढ़ने का ये नया तरीका डेवलप करना होगा, नहीं तो क्वेश्चन फंसेंगे। तो यहाँ 1947 से 1991 तक में हमको क्या पढ़ना है, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। ये ध्यान रखना है कि नीति आयोग 14 में आया कि 15 में आया, 15 में आया। ठीक है, तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, तो जब योजना आयोग आ गया यानी नीति आयोग भी हमको पढ़ना, क्योंकि योजना आयोग का ही तो बदला हुआ नाम है नीति आयोग, ये भी ध्यान में रखना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, तो जैसे भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो हर उस देश की व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे जहां उद्योगों में सरकार का भी योगदान हो और निजी क्षेत्र का भी। जहां सार्वजनिक क्षेत्र लिखा है इसका मतलब सरकारी, निजी का मतलब निजी होता ही है। अगला जो इसमें इन्होंने जोड़ा है वो है हरित क्रांति। उसके आगे इसी में जुड़ा हुआ है हरित क्रांति का मतलब कि 1947 से 1991 के 20 तक की हरित क्रांति। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड 1947 से 1991 तक का। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1947 से 1991 तक का। ठीक है, सेकेंड खंड इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में जो दिया है वह वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, जैसा कि अभी मैंने बताया था। अब 91 से 2014 के 20 तक की अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ से क्वेश्चन वो पूछेंगे आर्थिक सुधारों से संबंधित। ठीक है, तीसरा खंड जो इन्होंने जोड़ा है वो है वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। तो जाहिर सी बात है 2014 के आर्थिक सुधार, तो इसकी गणना हम कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। तो नरेंद्र मोदी जी की जब पहली बार सरकार बनी तो वो वर्ष था 2014, तो 10 साल का लगभग कार्यकाल उनका पूरा होने वाला है। तो 2014 के पश्चात भारत में कृषि क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से जोड़ लेना है ये हरित क्रांति से। तो हरित क्रांति हमने 1947 से 1991 तक देखी, बीच में आर्थिक सुधारों में 91 से 2014 तक देखेंगे, और सबसे नीचे 2014 में इनके बाद यानी कि 2013 से पहले क्या था और 2014 के बाद क्या है। ढांचागत सुधार, ढांचागत सुधार में हमें देखना इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी रेल मार्ग, सड़क मार्ग, बाकी जो ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र की बिल्डिंगें हैं उनके बारे में। श्रम सुधार, श्रम में क्या परिवर्तन आया, आर्थिक सुधार, और सबसे आखिरी में देखना है जीएसटी। तो 2 बार से इससे क्वेश्चन वो हमेशा उठा रहा है, इसलिए जीएसटी बहुत ध्यान से। 5वां खंड इन्होंने जो सामान्य अध्ययन के लिए जोड़ा है वो है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसको भी इन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है। जो पहला भाग है वो है भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के तहत हमें पढ़ना क्या है इसमें, तो पहला भाग इसमें है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी कि भारतीय संविधान की जो भी विशेषताएं हैं उसके बारे में। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, इनको देखना है। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, इनको देखना है। संसदीय प्रणाली देखनी है। संघीय प्रणाली देखनी, संघीय प्रणाली का मतलब कि भारत क्या है, राज्यों का एक संघ है ना, तो 2 तरह की सरकारें चलती हैं, एक जिसको हम कहते हैं केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। तो संघीय प्रणाली यानी कि जब एक संघ काम करेगा तो कैसे काम करेगा, यही यहाँ पे देखना होगा। अगला इसमें है संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। संघ और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में देखना है, उनके दोनों संबंध देखने हैं।
साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के संबंध। इसमें जो आखिरी इन्होंने जोड़ा है वो है न्यायिक ढांचा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। देश का न्यायिक ढांचा कैसा है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कैसे काम करेंगे, क्या इनकी संरचना है, इनके बारे में देखेंगे। भारतीय संविधान वाले में ही जो दूसरा खंड इनका है वो है जिला प्रशासन, जो तीसरा खंड है वो स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। छठवां जो सामान्य अध्ययन में इन्होंने जोड़ा है वो है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के तहत इन्होंने सिर्फ इतना सा सिलेबस दिया है कि प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी बेसिक नॉलेज यहाँ हमको चाहिए सामान्य विज्ञान की, ठीक है। और 11 नंबर में करंट अफेयर्स है, भारतीय एवं वैश्विक, भारत और विश्व की समसामयिक घटनाओं के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 12वां नंबर है यहाँ पूछे जाएंगे सामान्य जागरूकता के प्रश्न, यानी जनरल अवेयरनेस। उम्मीद की जाती है ऐसे प्रश्नों से कि हर एक बच्चे को ऐसा याद होना चाहिए, अगर वो तैयारी कर रहा है तो इतनी चीज़ें उसे कम से कम पता होनी चाहिए। इसमें है क्या, इसमें इन्होंने 13 चीज़ें जोड़ रखी हैं। पहला है भारत के पड़ोसी देश, दूसरा देश, राजधानी एवं मुद्रा, तो भारत की नहीं, भारत के अलावा और जो देश हैं भारत का भी पूछ सकता है, तो देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्रा के बारे में। अगला जो इसमें जोड़ा है भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय पर्यटन स्थल, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानमंडल। विधानमंडल का मतलब इसको हम दो भागों में देख लेंगे, एक हो गया अपना विधानसभा और एक हो गया विधान परिषद, दोनों के बारे में हमको देखना है। अगला इन्होंने इसमें जोड़ा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अगला विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, एक क्वेश्चन की मैं भी उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से वो क्वेश्चन बनाएंगे। कला एवं संस्कृति, कम से कम 2 क्वेश्चन वो यहाँ से लेकर के आते हैं हमारे लिए। कला एवं संस्कृति से जैसे नृत्य हो गया, कोई ऐसा त्यौहार हो गया जो चर्चा में रहा, करंट के साथ भी जुड़ जाता है, यहाँ भी जुड़ जाता है। भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, ये टॉपिक चर्चा में है। अनुसंधान संगठन, तो एक क्वेश्चन हम यहाँ से भी मान के चलते हैं कि यहाँ से वो फिक्स करके हमको देंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो अब ये ध्यान रखना है कि ये 8 टॉपिक हमको जो है 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 टॉपिक हमको पढ़ने हैं सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब ये ध्यान रख लीजिए कि मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे 50 नंबर आएंगे। यहाँ से 5 क्वेश्चन, यहाँ से 5 क्वेश्चन, भूगोल से 5 क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन, समसामयिकी से 10 क्वेश्चन और सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन। 10, 20, 30, 40 और ये 50। ये 50 नंबर का फार्मूला है आपके पास। अब ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बनेंगे कैसे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जैसे कि 2001 का जब पहली बार पेट का एग्ज़ाम हुआ तो पेपर इजी था। जब दूसरी बार पेपर हुआ 2022 में तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट हो गया, यानी कि कठिनाई स्तर उसका बढ़ गया। और इस तरह अभी जो UPSSSC यानी कि UPSSSC अभी पीछे जितने एग्ज़ाम कराए हैं उन्होंने सारे इंटर लेवल पे ही थे। चाहे वीडियो के एग्ज़ाम की बात कर ली जाए, चाहे लेखपाल के एग्ज़ाम की बात कर ली जाए, चाहे अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम इन्होंने कराया, चाहे उसकी बात कर ली जाए, तो वहाँ एक चीज़ देखने में मिल रही है कि इन्होंने जो है सामान्य अध्ययन के पेपर का स्तर अचानक से ऊपर कर दिया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि भले ही 50 नंबर हमको देखना हो कि हम बहुत आसानी से कवर कर लेंगे, तो एक ट्रेंड इनका समझ में आ रहा है कि ये सीधे क्वेश्चंस को छोड़ दे रहे हैं। जैसे हमसे ये नहीं पूछने वाले कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये हमसे नहीं पूछने वाले कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। हाँ, इसी चीज़ को दूसरे एंगल से पूछ सकते हैं वो, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड थोड़े से बढ़े हुए हैं, तो हमें भी यहाँ थोड़ा समझ के पढ़ना होगा। कम से कम 5 क्वेश्चन वो ऐसा डालेंगे जो कॉन्सेप्ट पे बेस हो, कॉन्सेप्ट बेस पे होंगे, यानी कि अगर हमने उसको समझा है तभी हम उसका आंसर दे पाएंगे। जैसे जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये 3 वो टॉपिक हैं कि यहाँ समझा होना जरूरी है, ठीक है। वैसे ही भारतीय संविधान में अगर हम बात करें
तो संघीय प्रणाली समझा होना चाहिए, संसदीय प्रणाली समझा होना चाहिए, न्यायिक ढांचा ये समझा होना चाहिए। तो जैसा पिछले बार उन्होंने पेपर बनाया था, तो वहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि पूछेंगे वो इंटर तक का ही, आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते कि इंटर से ऊपर पूछ लिया है, पेपर बहुत हार्ड हो गया। रखना है उनको इंटर तक ही। हाँ, ये अलग बात है कि वो हमसे डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम इंटर तक तो ठीक से पढ़ो, बस इतनी सी बात है। तो अभी जो समझ लिया वो तो ठीक, नहीं तो समय के साथ साथ तो समझ जाना ही है। तो मेरा ये मानना है कि 50 दिन में जो तैयारी करेंगे ना, तो सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस देख के लगता नहीं है कि ये 50 दिन का सिलेबस है। तो जाहिर सी बात है हम करेंगे इसको 60, और हमारे हिसाब से जो लगेगा कि ये चीज़ें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, उस हिसाब से ही हम लेके चलेंगे, तभी तो ये कवर हो सकता है। पूरा तो पढ़ा नहीं जा सकता। हाँ, एक काम हो सकता है कि जो फुल वीडियो बन रही है इसके पीछे, इसके कुछ बन चुकी है, कुछ आगे बनेगी, तो इसके साथ साथ उस वीडियो को भी अगर जिसको न समझ में आए वो भी देखना ज़रूरी होगा। जैसे भारतीय इतिहास की हम शुरुआत करेंगे तो पेट के पॉइंट ऑफ रिव्यू से हम प्राचीन भारत में खाली इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन जब हम अपनी क्लास की बात करें, जो हमारी क्लास चल रही है, जैसे कि ये चैनल 2 तरीके से काम करेगा। एक तो जो क्लास प्रॉपर चल रही वो चलते रहेगी, ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग जैसा पढ़ रहे हैं वैसा चलता रहेगा, और बीच में अगर कोई वैकेंसी आई तो उसके पॉइंट रिव्यू से एक एक वीडियो बढ़ जाएगी। जैसे अभी हम लोगों ने क्या बढ़ाया, अभी पेट बढ़ाया, तो अब 50 वीडियो या हो सकता है कि इससे बढ़ भी सकती हैं, तो वो वीडियो आपको मिलेंगे पेट के संदर्भ में। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हम लोग की प्रॉपर क्लास है, जैसा कि हम लोगों ने मूल अधिकार पढ़ा, तो मूल अधिकार अगर किसी ने देखा होगा तो 16 वीडियो में है। तो अब वो 16 वीडियो अगर कोई देख लेता है और मेन चीज़ें नोट कर लेता है, तो अब आप खुद 16 वीडियो देख करके अंदाज़ा लगाइए कि क्या किसी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूट सकता है। तो पढ़ने का तो वही तरीका है कि चीज़ों को हम पूरी तरीके से पढ़ लें, लेकिन समस्या ये है कि हर आदमी को जल्दी चाहिए, तो यही जल्दीबाजी थोड़ा सा घातक हो जाती है। हमें अपने आप को देना होगा टाइम। तो जैसे आजकल के क्वेश्चन बन रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम समझ के पढ़ें, समझ के पढ़े हों और समझ के ही उसका आंसर दें, तो जाके काम बनेगा। कोशिश हम भी करते हैं, कोशिश आप भी करिए, दोनों मिल के कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जैसा हमने सोचा है वैसा हो जाए, और जैसा आप हमसे उम्मीद लगाए हैं हम उस उम्मीद पर खरे उतरें। जितना कहा जाए उतना करिए, भले ही वीडियो क्लास है, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि आप हमारे सामने ही हैं। तो इससे एक आसानी ये होगी कि जैसा आपको भ्रम होगा कि वीडियो है बाद में देख लेंगे, नहीं, एक नियम बनाना होगा। डेली रात के 8 बजते बजते, यानी शाम के 8 बजते बजते 8 से 8:30 के बीच में डेली वीडियो अपलोड हो जाएगी। 24 घंटे का टाइम होगा उसको समझने के लिए, देखने के लिए। आप उसको समझिए, देखिए और एक 60 नोट्स बनाइए। फुल नोट्स तो वो वाली बनानी है जो पूरी वीडियो बन रही है, यहाँ तो सिर्फ 60 नोट्स बनानी है पेट के पॉइंट ऑफ रिव्यू से, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान दे लेना है कि अभी जिनको यूपीपी की परीक्षा देनी है या अन्य कोई ऐसी परीक्षा देनी है जिसका स्तर इंटर तक हो, यानी क्लास 12 तक, तो उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही उपयोगी है। जैसे भी दिल्ली पुलिस की आज नोटिफिकेशन देखने में आ रही है, तो दिल्ली पुलिस में भी ये उतना ही काम करेगा जितना यहाँ पेट में काम करेगा। हाँ, कोशिश ये रहेगी कि हम थोड़ा सा जो है इसका लेवल बढ़ा के रखें। जिनको ये पूरा सिलेबस चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे सर्च करेंगे, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, और हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पे इस सिलेबस की पूरी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। वहाँ से पूरा सिलेबस देख लीजिए, मैथ का भी देख लीजिए। मैथ के 25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 4 साड़ियाँ आनी हैं, और हर साड़ी 5-5 नंबर की होगी, तो 20 आपके ये होगा, और 5 क्वेश्चन सामान्य मैथ से आने हैं। रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आने हैं, 7 टॉपिक हैं, उनको आपको ध्यान से देख लेना है। हिंदी के 8 या 9 टॉपिक हैं, उनको देख लेना है। अमूमन 1-2 टॉपिक समझने वाले हैं, बाकी आपके रटने वाले हैं। तो उसको आप टेलीग्राम के लिंक से जाइए, वहाँ पे PDF पड़ी होगी, वहाँ से उसको देख लीजिए, जिससे कि बाकी सिलेबस भी आपको पता चल जाए। हम जो फोकस करेंगे ये है अपना 50 दिन का पूरा प्रोग्राम। उम्मीद ये रहेगी कि पूरा कवर हो जाए। जुड़े रहिए हमारे साथ, उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट अच्छा ही होगा। हमारी भी पहली क्लास है, तो मैं भी अपनी पूरी क्षमता लगाऊंगा ही,
ठीक है। तो अभी ये ध्यान रखिएगा कि ये सिलेबस की क्लास है। अब हमारी क्लास जो प्रॉपर शुरू होगी वो शुरू होगी मंडे से। मंडे से डेली आपको वीडियो शाम को मिलने लगेंगे और आपका काम है पूरी वीडियो को पूरा देखना और अपनी एक शॉर्ट नोट्स बनाना। तो एक बार डाउनलोड करने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लिया करिए, क्योंकि जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे और 4000 घंटे नहीं पूरे हो जाते तब तक ऑनलाइन टीचिंग या ऑनलाइन क्लास चल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये टारगेट भी आप लोग को ही पूरा करना है। हमारा काम है सिर्फ पढ़ाना, मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा और ये टारगेट आप लोग पूरा करके दीजिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। चलिए लगते हैं, देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।